कल मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई थी। हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। ये जो प्रश्नोत्तरी है ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है। प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से थे और उनके लेखक का क्या नाम था, और जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनका काल विभाजन किस प्रकार से किया गया था और उनका नामकरण किस प्रकार से लेखकों ने रखा था। ये हमारा पूरा टॉपिक है और इससे संबंधित ये प्रश्नोत्तरी है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख लेखक, काल विभाजन और नामकरण भी हम इसका पूरा नाम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हमसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक पूछी जा सकती है, जो कि वास्तव में पेपर में पूछी ही जाती हैं कि कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हमको ये देखना है क्वेश्चन में नहीं है दे रखा है, इसका मतलब इसमें 3 पुस्तकें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और जो एक पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो देखो, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन जो हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक दे रखी है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिंदी साहित्य की आलोचना। अगला क्वेश्चन मेरा 32 है, निम्न में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऐसा क्या है जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो देखो, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो क्या होती है? इतिहास लेखन का स्रोत होती है कि विभिन्न युगों की आंतरिक और जो बाह्य परिस्थितियां थी वो क्या रही और क्या हमको सामग्री प्राप्त हुई, और जो शिलालेख मिलते हैं उससे भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार प्राप्त होता है। और जो साहित्यकार हैं उनकी प्रकाशित या जो अप्रकाशित रचनाएं हैं जो हमको मिल चुकी हैं लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, अर्थात अप्रकाशित हैं, वो भी क्या होती हैं? लेखन का आधार होती हैं। लेकिन रचनाओं का मौखिक उल्लेख कोई क्या नहीं होता? इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता। यदि मैं मौखिक रूप से आपको कुछ बताऊं तो आप क्या उसको लिख सकते हो? उस पर विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक कि आपके पास पूरा प्रूफ नहीं होगा, जब तक आप हर किसी की बात का विश्वास नहीं कर सकते, तो इसलिए रचनाओं का जो मौखिक उल्लेख है वो क्या नहीं हो सकता? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का क्या नहीं हो सकता? आधार या स्रोत नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला क्वेश्चन 33 है, निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? ऐसा कौन सा लेखक है जिसने कि कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? तो आपको पता है वो कौन हो सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई? विधेयवादी प्रवृत्ति अपनाई थी। तो उसके आधार पर उन्होंने रचनाओं की क्या ली थी? विशेष प्रवृत्ति के अनुसार क्या किया था? नामकरण किया था। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? देखो, रामकुमार वर्मा नहीं आएगा, नगेंद्र नहीं आएगा, क्योंकि नगेंद्र ने तो इतिहास ही नहीं लिखा है, इसका तो क्या है? संपादित है। शिव सिंह सेंगर नहीं आएगा, क्या आएगा? रामचंद्र शुक्ल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से अपना इतिहास लिखा और उन्होंने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार क्या किया था? उसका नामकरण किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34, देखो इसमें क्या पूछा गया है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा नामकरण गलत है? इसमें पूछ रहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण क्या है? गलत है। देखो, मध्यकाल जो नामकरण किया है वो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार किया है। आदिकाल ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार है। संक्रांति काल ऐतिहासिक
ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार है, लेकिन रीतिकाल है वो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नहीं है। ये किसके आधार पर किया है? प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया हुआ है। जो किसने किया था ये रीतिकाल नामकरण? शुक्ल जी ने किया था। तो ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नहीं है, ये किसके आधार पर है? प्रवृत्ति के आधार पर है। इसलिए ये नामकरण क्या है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार ये नामकरण क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 35 क्या है? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ये जो सारे PYQ हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं पहले वो ही क्वेश्चन करा रही हूँ आपको जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन वो ही घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा एग्जामिनर क्या करता है उस क्वेश्चन को घुमा देता है, बस यही अंतर होता है। तो शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, ये नहीं है शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, ये भी नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, ये भी नहीं है। तो क्या है शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि? युग की परिस्थितियों को, क्या युग की परिस्थितियों को क्या प्रदान करती है? प्रमुखता प्रदान करती है। सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो क्या है? सेकंड। शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? युग की परिस्थितियों को क्या करती है? प्रमुखता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए? किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के आधार पर करना चाहिए? क्या पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर? नहीं। पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर? ये भी नहीं। किसी आदर्श का अनुसरण करके? ये भी नहीं। तो क्या स्वतंत्र होना चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए और संतुलित दृष्टि होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गणपति चंद्र गुप्त का कौन सा है? वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। तो उनकी क्या दृष्टि रही थी? हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन उन्होंने जो किया था वो किस दृष्टिकोण के अनुसार किया था कि उनकी जो दृष्टि थी वो कैसी थी? स्वतंत्र थी, तटस्थ थी और संतुलित दृष्टि थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है? जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। पुराना जो चावल होता है वो बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल की उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है और किस में कहा है? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। और क्या कहा है? कि जैसे पुराना जो चावल होता है वो बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा जो होती है वो पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हमको किस प्रकरण में मिलता है? तो देखो आदिकाल के रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरण किए थे? 4 प्रकरण किए थे। कितने किए थे? 4 किए थे। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। और ये जो बात मिलती है हमको किस प्रकरण में मिलती है? ये जो बात मिलती है हमको प्रकरण 4 में मिलती है। किस प्रकरण में मिलती है? प्रकरण 4 में मिलती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 38। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? देखो जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है हिंदी का, उसमें देखो क्या दे रखा है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा दे रखी है और प्रमुख इतिहास लेखक दे रखे हैं जिन जिनने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य किया है। इसके अलावा देखो आगे जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है काल विभाजन एवं नामकरण। इसका क्या मतलब है कि जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो काल
विभाजन किया था और क्या क्या नाम रखे थे। जो प्रमुख प्रमुख इतिहासकार हुए हैं उनका काल विभाजन और नामकरण हमको याद करना पड़ेगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, ग्रियर्सन हो गए, और इसके अलावा बच्चन सिंह का देख लेंगे, और इसके अलावा नगेंद्र का देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं उनका काल विभाजन और नामकरण आपको देखकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक में दे रखा है आगे काल विभाजन एवं नामकरण। तो रामचंद्र शुक्ल का तो हमको पूरा ही देखकर जाना है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? कौन? रामचंद्र शुक्ल। संवत 1001 से मानते हैं, संवत 1050 से मानते हैं, संवत 1075 से मानते हैं कि संवत 1100 से मानते हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? संवत 1050 से मानते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 39। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ग्रियर्सन ने नहीं कहा था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रियर्सन की जगह ये टाइपराइटर क्या लिख देता है? क्रिएशन लिख देता है, जबकि ये क्या है? ग्रियर्सन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। कि राहुल सांस्कृतन ने कहा था। किसने कहा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा 40 है। निम्न में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऐसा कौन रचनाकार है जिसने अपना लेखन केवल गद्य तक ही सीमित रखा? पद में उसने कोई रचनाएं नहीं की, अर्थात हम कह सकते हैं उसने कोई काव्य का सर्जन तो किया है लेकिन कोई उसने कविता नहीं की, मतलब गद्य पोर्शन लिखा है। जैसे उपन्यास कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, ये क्या है हमको देखने को मिलती हैं। ऐसा कौन सा लेखक है? तो कौन है? रामविलास शर्मा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, नगेंद्र नहीं है, तो वो कौन है? प्रेमचंद है। क्योंकि प्रेमचंद के हमको क्या मिलते हैं? उपन्यास मिलते हैं। इनकी हमको क्या मिलती हैं? कहानियाँ मिलती हैं जो कि मानसरोवर में संग्रहित हैं। तो इस तरह से जो लेखन गद्य तक सीमित रखा वो किसने रखा था? प्रेमचंद्र ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 41 है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ये जो हिंदी शब्द सागर है ये किसने संपादित किया था? कि श्याम सुंदर दास ने किया था, कि रामचंद्र शुक्ल ने किया था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, कि नगेंद्र ने किया था? देखो रामचंद्र शुक्ल नाम क्यों दे रखा है इधर? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो एग्जामिनर ने जानबूझकर ये रामचंद्र शुक्ल नाम दे दिया है, जबकि इसका आंसर क्या होगा? जो हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है उसके जो किसने किया था? वो श्याम सुंदर दास ने किया था। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास का है। क्वेश्चन नंबर 42 है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी भाषा में? आंग्ल भाषा में। नाम क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क्या पादरी F.E.K हैं, कि पादरी एडविन ग्रिप्स हैं, कि गाशादा ताशी हैं, कि जॉर्ज ग्रियर्सन है? इसके जो लेखक हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर वो कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कौन है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के? पादरी एडविन ग्रिप्स। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? आंग्ल भाषा में लिखा गया था। और जो पादरी F.E.K हैं इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इतना याद रखना, इसमें तो स्केच है पादरी एडविन ग्रिप्स में, और पादरी F.E.K ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये अंतर है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 43 है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक है। जो हिंदी कोविद रत्नमाला है वो किसने लिखी थी?
अब देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी कि श्याम सुंदर दास ने लिखी थी कि रामचंद्र ने लिखी थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। जो हिंदी कोविद रत्नमाला है वो किसने लिखी थी? वो श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। अच्छी तरह याद करनी है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन मेरा 44 है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्द अनुशासन के कौन है लेखक? कि हेमचंद्र नहीं है, कामता प्रसाद गुरु भी नहीं है, धीरेन्द्र वर्मा भी नहीं है। कौन है इसके लेखक? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखा था? हिंदी शब्दानुशासन। देखो, इसको इस तरह से लिखते हैं, शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। इसके लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन मेरा 45 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है? जेसुआ कैटलर है, किशोरीदास वाजपेयी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है कि कामता प्रसाद गुरु है। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण जिसने लिखा था उस लेखक का नाम है जेसुआ कैटलर। क्या है उस लेखक का नाम? जेसुआ कैटलर। ये क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन 46 है, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? पेपर में पूछा जा सकता है। देखो, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पूरा याद करना है कि उन्होंने आदिकाल का समय क्या माना, भक्ति काल का क्या माना, रीति काल का क्या माना, आधुनिक काल का क्या माना, फिर आधुनिक काल को उन्होंने किस तरह से विभाजित किया, आपको पूरा टिप्स पर होना चाहिए। तो द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने कब माना? कौन सा? आधुनिक काल में ही दिया था प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान। तो 1803 से 1918 नहीं, उन्होंने माना था 1893 से 1918। द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने कब माना? 1893 से 1918 तक माना था। 1885 से 1918 नहीं है, 1903 से 1920 नहीं है। और शुक्ल जी ने जो प्रथम उत्थान माना था वो संवत 1925 से 50 तक माना था। ये देखो, संवत में दे रखा है और ईस्वी में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? -57 करना पड़ता है। जब हम -57 करेंगे 1925 में से तो कितना आ जाएगा? 1868 आ जाएगा। तो इसका क्या तात्पर्य है कि 1868 से 1893 ईस्वी तक तो उन्होंने क्या माना? प्रथम उत्थान माना। ये ईस्वी में दे रखे हैं इसके आंसर, तो हमें संवत से किस में कन्वर्ट करना है? ईस्वी में करना है। और द्वितीय उत्थान उन्होंने कब से माना? 1950 से 1975 माना। प्रथम माना था 1925 से 1950, विक्रम संवत है ये। और द्वितीय माना था 1950 से 1975, विक्रम संवत। और इसको हम जब ईस्वी सन में निकालेंगे तो माइनस क्या कर देंगे? 57 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1893 में आ जाएगा। 1893 में आ जाएगा से 1918 ईस्वी तक। और तृतीय उत्थान उन्होंने माना संवत 1975 से अब तक। इसका तात्पर्य क्या हो गया? 1918 ईस्वी से अब तक। तो द्वितीय उत्थान का समय क्या हो गया? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो सबको आता होगा कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने लिखा था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इतिहास लिखा है। नामवर सिंह ने नहीं लिखा, दूधनाथ सिंह ने नहीं लिखा, सुमन राजे ने नहीं लिखा। सुमन राजे ने कौन सा लिखा था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को भी विभाषा या बोली, हिंदी को भी विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, ये बात कौन कह रहा है कि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी विभाषा या हम बोली नहीं कह सकते, उचित नहीं है। तो यह कथन किसने कहा था? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, कि गासादा तासी ने कहा था, कि लक्ष्मण सिंह ने कहा था, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था? ये बात कही थी गासादा तासी ने। गासादा तासी किसके पक्षपाती थे? उर्दू के
पक्षपाती थे। अगला क्वेश्चन है 49। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्यकाल या उत्थान काल? तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया है? गद्यकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गद्यकाल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा था? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं कि सूर्यकांत शास्त्री हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसके लेखक हैं हिंदी साहित्य विमर्श के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो गाइस मेरे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 50 क्वेश्चन करा दिए। आशा करती हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपको कंठस्थ करने हैं। इन क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल छोड़कर जा ही नहीं सकते। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखना। पहले तो आप सही स्पीड में देखना, फिर जब आपको ये कंठस्थ हो जाए तो फिर इसको 2x की स्पीड से 4-5 बार देखते रहना, तो इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक इससे आगे जो दे रखा है उसके मैं MCQ लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।